नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। कहानी कुर्सी की में आप लगातार इन्हें सुनते हैं और आज का जो विषय है वो राम मंदिर में चंदा चोरी का विषय है। और इस विषय पर अगर मैं यूं कहूं कि कुछ चुनिंदा नाम हैं जिन्होंने डे 1 से चंपत राय के इस्तीफे की मांग की, अनिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की, गोपाल राव की भूमिका पर सवाल उठाए और राम भक्तों की आस्था के साथ कितना खिलवाड़ हुआ। आखिर ट्रस्ट ने आम लोगों के ट्रस्ट को किस तरह से ब्रीच किया, इस पर अगर सबसे कड़े शब्दों में किसी की आपने टिप्पणी सुनी होगी तो वो समीर चौगांवकर जी ही हैं। और आज जब ये बड़ी खबर आई है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, तो जाहिर है एजेंडा में आज आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और विषय सर यही है, राम मंदिर की चंदा चोरी के 11 किरदार, जिनमें से 8 तो वो किरदार हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है और गिरफ्तारी हो गई है और थोड़ी देर में कोर्ट में भी पेश कर दिए जाएंगे। ये मामला आप किस तरह से देखते हैं, पहले तो ये बताएं। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला हुआ है। जो राम भक्त या जो सनातनी लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते कि जिस राम मंदिर के लिए इतना जिन्होंने संघर्ष किया, उस राम मंदिर के बनने के बाद इस तरह की अपनी घटना का उनको सामना सुनना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब 20 दिन के बाद 2 लोगों का इसमें इस्तीफा हुआ है, चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। अब 6 लोग 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई उनकी आज कोर्ट में पेशी होगी। सबसे बड़ी बात है कि उनके से क्या निकलता है, इस मामले की जांच कितनी आगे बढ़ती है, वो क्या क्या खुलासे करते हैं, पुलिस उनसे क्या क्या निकलवा पाती है, उस सब चीज़ की रिकवरी हो पाती है। देखिए, पैसा तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन एक बार जो दाग लगा उसकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अब ट्रस्ट कैसे करेगा? योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि भाई दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, आज भी योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, SIT बना दी गई, उसको FIR दर्ज हो गई, SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में पूरी तह तक जाना चाहते हैं। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जो उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो जितने भी गुनाहगार हैं वो सारे सलाखों के पीछे होंगे और ट्रस्ट का पुनर्गठन होगा। ये ट्रस्ट का पुनर्गठन तो होगा, लेकिन जब ये इस पूरे मामले को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक एडहॉक सिस्टम पे ये पूरा मामला चल रहा था। टिन्नू यादव ने अपने करीबी मनीष यादव को लगा दिया, अनुकल्प मिश्रा आया तो उन्हें अपने करीबी लवकुश मिश्रा को लगा दिया। ये एडहॉक बेस पे जो सिस्टम चल रहा था, कितने लेवल पर इसमें खामियां थी या खामियां हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को पहली बार मौका मिला इस तरह के इतने बड़े मंदिर का व्यवस्था संभालने का। उनके पास कोई इसका पहले का अनुभव नहीं था देखने का, तो हो सकता है कि इससे कोई मतलब त्रुटि हुई होगी। लेकिन जिस तरीके से उसको नज़रअंदाज किया गया, इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मंदिर बना है, इतना चढ़ावा आ रहा है, और जिस तरीके लेकर उसको लेकर दिखता है ना, नज़रअंदाज किया गया। 36 लाख रुपए निकल रहे हैं, 36 लाख रुपए उसमें निकल रहे हैं, कैश निकल रहा है लोगों के घर से। ये कहा जा रहा है कि जब भाई कुंभ हुआ तब बहुत ज़्यादा चंदा आया था, उसका कोई हिसाब नहीं है। दैनिक पैसा कितना आ रहा है उसका रिकॉर्ड का हिसाब नहीं, बैंक में जमा हुआ नहीं हुआ, कौन कैश के लिए जिम्मेदार है, कौन काउंटिंग के लिए जिम्मेदार है, चाबियाँ किसके पास है, कोई हिसाब नहीं था। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अव्यवस्था थी तो उसका खामियाजा ट्रस्ट ने भुगता है। अब मुझे लगता है कि अब जब कहते हैं दूध का जला छाछ फूक कर पीता है, तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में ये है, संघ प्रमुख मोहन भागवत इस घटना से बहुत आहत हुए हैं, संघ पूरा आहत है, योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर बहुत दुखी होंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि जब ट्रस्ट बनेगा, जो नए लोग आएंगे, बहुत ध्यान से सबकी नियुक्ति होगी और एक व्यवस्था सुनिश्चित होगी कि जो एक एक पैसा है, एक एक पाई का हिसाब रहे संता के पास। लेकिन ये जो चंपत राय को इस्तीफा देने में इतना समय लग गया, ये क्यों लग गया? और चंपत राय को भी किसके दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा है? देखिए, मुझे लगता है चंपत राय जी का जो सार्वजनिक जीवन इतना लंबे समय कर रहा है, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है किसी दबाव की जरूरत नहीं थी। नैतिकता के आधार पर उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो 20 दिन पहले इस्तीफा दे देते इस पूरे मामले को लेकर, तो जो छिछलेदार संघ की हुई या जो राम भक्तों की हुई, उससे बचा जा सकता था। अब यह कहा जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव था, दबाव तो निश्चित रूप से होगा। किसका दबाव था? संघ का था या VHP का था? VHP के शीर्ष नेता लोग? मुझे लगा सबसे बड़ा दबाव हिंदू समाज का था। हिंदू समाज जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे अपनी बात रख रहा था और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचने की बात हो रही थी, मीडिया ने जिस तरीके से मामले को चलाया था, संघ ने अपना संदेश भेज दिया होगा। विश्व हिंदू परिषद के हाथ में नहीं था उनका इस्तीफा लेना, विश्व हिंदू परिषद ने कोशिश की होगी, संघ ने अपना संदेश भेजा होगा।
मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के यहाँ से भी संदेश चला गया होगा। चंपत राय क्यों इतना समय लिया, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो बताएंगे, लेकिन उनके इस देरी से निर्णय का खामियाजा हिंदू समाज को भुगतना पड़ा है। नहीं, क्योंकि लोग ये पूछने लगे थे कि भाई उन्हें बचा कौन रहा है, और जो भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है फिर तो उससे संघ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग रही थी, वीएचपी की प्रतिष्ठा दांव पर लग रही थी, सरकार पर भी, यानी कि बीजेपी, आप क्या कहते हैं, बीजेपी की पेरेंट बॉडी कौन है, वो संघ ही है, तो उसकी प्रतिष्ठा पर दाग लगना मतलब बीजेपी पर भी दाग बिल्कुल लगना। मुझे लगता है कि कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, ना संघ ने बचाने की कोशिश की होगी, ना योगी आदित्यनाथ किसी ने बचाने की, या विश्व हिंदू परिषद या पीएमओ के यहाँ से बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की होगी। और मुझे लगता है कि शायद संघ ये बात को लग रहा होगा कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया तो चंपत राय खुद अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे, और संघ इस बात का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जब लगा कि भाई एसआईटी ने जांच कर ली, चंपत राय से पूछताछ हो गई, उनके सबसे करीबी टिन्नू यादव की गिरफ्तारी हो गई, और अब संघ को लगा होगा कि भाई एसआईटी ने तो सर पहले पूछताछ चंपत राय से भी की, टिन्नू यादव से की, लेकिन एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट लखनऊ आके सौंप दी, उसके बाद जब कल ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज की और जब टिन्नू यादव और 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, तो मुझे लगता है कि संघ को लगा होगा और चंपत राय को भी लगा होगा कि अब बचना बहुत मुश्किल है, और अब पानी वो सर के ऊपर निकल गया, अब कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। और संघ ने भी कह दिया होगा कि भाई आप सब गिरफ्तार हो गए हैं, अब आपको इस्तीफा देना होगा। और मुझे लगता है कि समाज की जो दबाव रहा होगा, संघ का संदेश होगा, उसके बाद उन्हें लगा होगा कि अब मुझे बचने की संभावना नहीं है, तो उन्होंने मुझे लगता है अब मजबूर होकर इस्तीफा दिया है। और जब तक वो चाहते थे बचने की, उन्हें हर संभव कोशिश की होगी। तो मुझे लगता है कि अब देर शाम तक शायद ट्रस्ट इस बात की घोषणा कर देगा। चंपत राय को मैंने काम करते हुए देखा है, लेकिन उतना नहीं जितना ट्रस्ट के लोगों ने और जितना संघ से जुड़े हुए चेहरों ने। आपने भी, आपकी चंपत राय जी से कभी की मुलाकात है? नहीं, मेरी व्यक्तिगत मुलाकात कभी नहीं हुई चंपत राय जी से। उनके बारे में आपने क्या सुना है, किस तरह के व्यक्ति हैं वो? उनका बहुत लंबा अनुभव है, राम आंदोलन से वो लंबे समय तक जुड़े रहे, संघ के तमाम प्रकल्पों से वो लंबे समय से जुड़े रहे, और एक प्रोफेसर होने के बाद नौकरी छोड़कर वो संघ में प्रचारक के रूप में आए, और बड़ी भूमिका उनकी रही है, वो संघ के अंदर उनका बड़ा सम्मान रहा है। और जब ट्रस्ट बनने की बात आई तो संघ ने उनका नाम आगे बढ़ाया और उनको संघ के राम मंदिर के महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई, बड़ी जिम्मेदारी दी गई उनके ऊपर। तो उनका जो पुराना अनुभव रहा है, संघ के साथ जो कार्य रहा है, उसको देखते हुए जिम्मेदारी दी गई थी। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि चंपत राय का इसके अंदर कोई भूमिका नहीं होगी पैसों के लेन देन में, लेकिन जो कि वो महामंत्री थे, उनके करीबी लोग इसके अंदर शामिल रहे, तो ये नैतिकता तो ये कहती है कि आप, और जब पहली बार ये मामला सामने आया तब आप चले जाते हो, आप पैसा वसूल करने चले जाते हो, आप एफआईआर दर्ज नहीं कराते हो, तो जो लोग शामिल थे आप वो फिर भी ट्रस्ट के अंदर बने रहते हैं। राम मंदिर में बेरोक टोक आते जाते हैं, तमाम प्रभावशाली जगह पे वो जाते हैं, कैश केस में जाते हैं, जबकि उनके से कैश रिकवर कर आप लेकर आए। कम से कम उनको ट्रस्ट के अंदर आना बंद करा देते, राम मंदिर में उनका प्रवेश बंद कर देते, उनको आप बाहर कर देते, तो संदेश जाता। तो मुझे लग रहा है कि ये उनसे चूक हुई होगी, और शायद चंपत राय को ये लगा नहीं होगा कि ये मामला इतना मीडिया में आएगा, इतना बड़ा मामला बनेगा, इतने लाखों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। एक और नाम है, क्योंकि हम 11 किरदार की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने टिन्नू यादव की तो कई बार बात की है, और बाकी और जिनके ऊपर जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन पर हमने कई बार बात की। अनिल मिश्रा की भूमिका क्या है? देखिए, अनिल मिश्रा भी संघ से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे, वो अयोध्या के ही रहने वाले होम्योपैथी के डॉक्टर रहे, छवि उनकी बहुत अच्छी रही, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी होकर संघ के जितने संघ प्रमुख रहे उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात रहा है। और जब ट्रस्ट बना तो एक लोकल व्यक्ति का रहा, तो संघ ने उनका नाम बढ़ाया कि भाई उन्हें दिया जाए। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में उनकी चुप्पी रही अनिल मिश्रा जी की, वो भी एक संदेह को उत्पन्न करती है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। किसके करीबी हैं? वो सबके करीबी रहे, संघ के अंदर अच्छा। दत्तात्रेय उदबुल जी के करीबी रहे, मोहन भागवत जी से उनका अच्छा ताल्लुकात रहा, विश्व हिंदू परिषद के वो काफ़ी करीबी रहे, उनका संघ के अंदर बहुत एक अच्छा प्रभाव रहा है। लेकिन जब ये पूरा इतना मामला हुआ और जब ट्रस्ट के अंदर चोरी हो रही है और तमाम तरह की बातें अयोध्या की गली गली में जा रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनिल मिश्रा के कानों में वो बात नहीं गई होगी, उनकी नॉलेज में बात होगी। चंपत राय ने जब रिकवरी करने के लिए गए थे, पैसे वसूल करे, रिकवरी की, वो भी खबर उनकी नॉलेज में रहेगी। तो आपके पास जब व्यवस्था की जिम्मेदारी है, मैनेजर की जिम्मेदारी, आपके पास एक प्रभावशाली पद पे हो, तो आपको ये बात ट्रस्ट को बतानी चाहिए थी, आपको ये बात संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बतानी थी, ये आपको इस मामले को बड़े स्तर पर लेकर जाना था। आप भी अगर चंपत राय के कहने पर अगर चुप हो जाते हो, तो ये माना जाएगा कि आपने चंपत राय के प्रभाव में इस मामले को दबाने की कोशिश की है। भले ही अनिल मिश्रा का उसके अंदर लेन देन नहीं रहा होगा, लेकिन मामला गंभीर था, उस गंभीरता को देखते हुए मुझे लगता है इन्हें एफआईआर दर्ज करवानी थी या जांच की मांग करनी थी। 3 नामों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से एक चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन 2 का तो इस्तीफा हो चुका है, और तीसरा नाम है गोपाल राव का।
गोपाल राव के बारे में कहा जाता है ये भी वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी में थे, या यूं कहें कि मैनेजर ही थे कि कैसे दर्शन होंगे, श्रद्धालुओं का आना, उनका जाना, साफ सफाई, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे थे। इनका इन्वॉल्वमेंट और ये किसके करीब है? देखिए, गोपाल राव भी संघ के बहुत पुराने पदाधिकारी रहे। दत्तात्रेय होसबले जी के अच्छे कर्नाटका से आते हैं, बेसिकली वो साउथ से आने वाले रहे। और अभी अगर राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ये जो तीन लोगों के अपन ने जो बात की, चंपत राय, अनिल मिश्रा जी की और गोपाल राव की, ये तीनों आपस में बहुत जुड़े हुए थे और तीनों का काम आपस में कोऑर्डिनेशन के बीच चलता था। ऐसा काम नहीं था कि जो चंपत राय का काम था उससे गोपाल राय का कोई कंसर्न नहीं था, उन्हें नॉलेज में नहीं था। तीनों एक दूसरे की भूमिका को जानते थे, तीनों जानते थे कि मंदिर के अंदर क्या हो रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता था। और गोपाल राय के भी कई लोग ट्रस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, सब लोगों के परिचय के लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी ट्रस्ट के अंदर गतिविधियां हो रही थी, ये तीनों लोगों के नॉलेज में थी। उसके बाद भी तीनों प्रभावशाली लोगों ने चुप्पी साध ली। यह मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इनसे गलती हुई है। चंपत राय ने या तो इनसे कहा होगा कि इस मामले को अपन अंदर के रूप में निपटाते हैं, बाहर जाएगी तो ट्रस्ट की बदनामी होगी, जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने सहमति दी होगी और उन्होंने चुप्पी साध दी होगी। तो तीनों की जो चुप्पी थी, मुझे लगता है कि वो हिंदू समाज को भारी पड़ी, संघ को भारी पड़ी है। और जब SIT बनी, अब मामले की जांच हुई, अब मामला खुल गया है, तो उन्हें इस्तीफा दो लोगों ने दे दिया है। हो सकता है तीसरे का भी इस्तीफा हो जाए। अब बात इसके कुछ राजनीतिक पहलू की और प्रतिष्ठा की कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो प्रतिष्ठा की हो जाए। प्रतिष्ठा इसलिए क्योंकि ये चर्चा की जा रही है कि इस घटना के सामने आ जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने ये कहूँ कि आम लोग हैं, वो खुद इस बात को लेकर गुस्से में हैं कि RSS ने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया, या RSS से जुड़े हुए एक इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाक के नीचे ये हो गया। फिर VHP का भी हम इसमें रोल देखें तो ये दो इतनी बड़ी बॉडीज है जिसके ऊपर सीधा उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। ये तक कहा गया कि RSS का जो इतना बड़ा ऑफिस बनकर तैयार हो गया, दरअसल ये तो राम मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा था उसकी चंदे की चोरी से ये बड़ा दफ्तर तैयार कर दिया गया। ये मुझे लगता है जो आरोप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आया उसकी चोरी से संघ मुख्यालय बना दिल्ली का, मुझे लगता है ये बहुत झूठी और बहुत गलत और बहुत भ्रामक, क्योंकि मुझे कई स्वयंसेवक तो ऐसे भी मिले जो खुद बहुत आहत थे। बिल्कुल। और इस तरीके से इसमें संघ के मुख्यालय को लपेटना, मुझे लगता है मैं कतई से ठीक नहीं मानता। जिसने भी ये बयान दिया, जहाँ से बयान निकला, ये पूरी तरीके से तथ्यात्मक रूप से गलत बयान है। जहाँ तक संघ की गोपाल राव को लेकर है या चंपत राय को लेकर या अनिल मिश्रा को लेकर है कि भाई संघ इस मामले में चुप क्यों रहा। देखिए, संघ चुप नहीं रहा, लेकिन संघ के कार्य करने का एक तरीका है। संघ अपने सिस्टम और जिस तरीके से काम करता है, संघ को लगा होगा कि अब अपनी बात गोपाल राय तक पहुंचाना है, चंपत राय तक पहुंचाना है और अनिल मिश्रा को पहुंचाना है। संघ ने अपने तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से बात वहाँ पहुंचाई होगी, चर्चा चल रही होगी, संघ ने बताया होगा कि किस तरीके से पूरे हिंदू समाज के अंदर नाराजगी है। लेकिन वहां से कभी इस तरीके से कोई नी जर्क रिएक्शन या कोई बयान या कोई पेपर बाहर आ जाए, ऐसा मैंने होते हुए देखा नहीं है। किस तरह से संघ ने इस पर प्रतिक्रिया की होगी? आप संघ को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला था राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, इस तरह से मामला आया, संघ ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता से लिया होगा। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी आहत हुए होंगे और उन्होंने इस मामले के लिए भी बात की होगी कि क्या मामला है, कैसे हुआ है, कौन इन्वॉल्वमेंट है। और जब SIT का तय हुआ कि SIT बन गई है, तो संघ ने इंतजार किया होगा मामले को देखने के लिए। पूरे संघ तमाम अपने संपर्कों से मामले की जानकारी ले रहा होगा, राज्य सरकार से जानकारी उनको मिल रही होगी, PMO से उनके पास जानकारी गई होगी। संघ के प्रचारक है, जो संघ के उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, जो देखते हैं, जो प्रांत प्रचारक है, क्षेत्र प्रचारक है, उन लोगों ने संघ के शीर्ष नेतृत्व को पूरी जानकारी भेजी होगी और उनकी रिपोर्ट आने के बाद संघ को लगा होगा कि अब चंपत राय का इस्तीफा होना चाहिए। वहाँ पे बड़े लेवल पे मंथन हो, बिल्कुल बैठ के हुई होगी और लगातार हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी और संघ ने अपना संदेश चंपत राय को भेजा होगा। अब संघ में ऐसा नहीं होता कि संदेश किस तरह से, मतलब जैसे मोहन भागवत खुद बोलेंगे या दत्तात्रेय होसबले ने खुद ने कहा होगा, या किस तरीके से, मतलब मैं ये प्रोसेस समझना चाहता हूँ। ये हो सकता है कि दत्तात्रेय होसबले जी ने फोन करके कहा होगा, ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र प्रचारक है उन्होंने अपना संदेश भेजा होगा, तो संघ ने अपना संदेश भेजा होगा और कहा होगा मामला गंभीर है। मतलब वो कोई पत्राचार नहीं होता, वर्बल होता है। बिल्कुल फोन पे बात हुई होगी और कोई बड़ा पदाधिकारी जाके चंपत राय से मिला होगा और कहा होगा कि संघ की क्या भावना है और संघ इस बारे में क्या महसूस कर रहा है। चंपत राय की संघ ने पूरी बात सुनी होगी, चंपत राय को समय दिया होगा चंपत राय को अपनी बात रखने का, और उसके बाद संघ ने कहा होगा कि भाई अब ये मामला बहुत गंभीर है, हमें लगता है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। यही तरीका VHP का भी है काम करने का। निश्चित रूप से, और VHP संघ का एक अनुशासित संगठन है।
वीएचपी भी अगर कुछ करेगा तो संघ की अनुमति से करेगा। तो मुझे लगता है कि वीएचपी ने तो भी आलोक जी का बयान संघ की बिल्कुल सहमति के बाद आया है। निश्चित रूप से आलोक जी का जो बयान आया ये माना जाना चाहिए कि संघ की सहमति से, संघ से बात करने के बाद आलोक कुमार जी का ये बयान आया। तब तक आलोक कुमार जी का कोई बयान नहीं आया और जो स्पष्ट बयान आया उसमें उन्होंने किसी भी तरीके से चंपत राय जी को क्लीन चिट नहीं दी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जो उनका बयान था ये सीधे सीधे चंपत राय के लिए एक संदेश था कि अब आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसके बयान के बाद तय था कि उनका इस्तीफा होगा और कल गिरफ्तारी हो गई और आज इस्तीफा की खबरें आ गई। अब इसके राजनीतिक पहलू पर आते हैं। अखिलेश यादव हो जो ये कह रहे हैं कि छोटों को तो आपने जेल पहुंचा दिया, फांसी पे चढ़ा दिया, और जो बड़े हैं आप जो है यानी शाखाओं को आप बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। संजय राउत का बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि इसी चंदा चोरी से, जो दान में चढ़ावा आया उसकी चोरी से आपने इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया और अन्य दलों के सांसदों को खरीदने का आपने काम किया। या अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए, आज तो वो राम मंदिर के दर्शन पर भी गए थे। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को ये मौका मिल गया आरोप लगाने का, तो विपक्ष अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से आरोप लगाएगा। तो ये झूठा आरोप लगा देंगे कि इस पैसे से सरकार दिल्ली का मुख्यालय बना है। संजय राउत अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कह देंगे कि भाई शिवसेना के जो विधायक खरीदे गए या चुनाव हुए उसके अंदर इस पैसों को इस्तेमाल किया गया। तो राहुल गांधी अपने तरीके से इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, तेजस्वी यादव अपने हिसाब से इसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे। अब उनको ये मौका मिला है राजनीति करने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो वो अपने अखिलेश यादव इसको संघ से जोड़ने की कोशिश करेंगे, शाखा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, योगी आदित्यनाथ को इसमें लेकर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के हो या देश का हिंदू इस बात को जानता है। इस क्विक एक्शन ने योगी आदित्यनाथ की छवि को और मजबूत किया है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की छवि को बहुत मजबूत किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बयान देने वाले थे। उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का होगा और आपने इतने लंबे समय तक इंतजार किया, 15 दिन और इंतजार कीजिए। एसआईटी योगी जी ने बनवाई, रिपोर्ट योगी जी के पास पहुंची। कल ट्रस्ट को कहकर एफआईआर दर्ज हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और आज भी योगी जी का बयान आया। तो मुझे लग रहा है कि योगी जी को निष्ठा है, जो काम करने का तरीका है, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो वो बचेगा नहीं। छोटे से लेके बड़े से बड़े आदमी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, सब पे कार्रवाई हुई, कोई बचेगा नहीं। मुझे लगता है कि योगी के ऊपर ये जो भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता का और हिंदू समाज का है, वो बताता है कि योगी जी ने उस हिसाब से काम किया। अखिलेश यादव यानी 27 में इस मुद्दे का फायदा नहीं उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, छवि होती है अखिलेश यादव की, वो छवि नहीं कि वो अगर वो कहेंगे तो जनता उस बात को इतनी गंभीरता से लेगी। उनका 2012 से लेकर 2017 तक का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। योगी आदित्यनाथ का 2017 से लेकर अभी तक का कार्यकाल जनता ने देखा है। और जब वो दोनों कार्यकालों का 10 साल का तुलना करेगी तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है योगी आदित्यनाथ के काम करने में। जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, राम मंदिर जिस तरीके से पूरा बना है, तो मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के कामकाज की तुलना नहीं हो सकती। जनता उस आधार पर निर्णय लेगी और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। ये जरूर एक बात की चर्चा इसकी हुई है, जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई है सोशल मीडिया पे, ज्यादा समाजवादी के लोगों द्वारा, विपक्ष द्वारा, लेकिन समर्थन आज भी योगी आदित्यनाथ के साथ बहुसंख्यक हिंदू वर्ग का है। हम इसे इस तरीके से समअप कर सकते हैं, सुमेर जी जो बात कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा दाग लगा है। ठीक समीर जी, बहुत बड़ा दाग लगा है, राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। उम्मीद ये है कि इस मामले में एसआईटी ने जो अपनी पहली रिपोर्ट दी है उसके बाद अभी ये जांच यहीं पर आके रुक ना जाए, केवल 8 गिरफ्तारियों तक ही ये बात आकर रुक ना जाए। ये बात पूरी एक संपूर्ण विस्तृत जांच हो। जितने का गबन हुआ है उसमें से तो कितने की रिकवरी हो पाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन आगे फिर इस तरह से घोटाला ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर फिर से ट्रस्ट का पुनर्गठन हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इससे कम में राम भक्त बिल्कुल मानेंगे नहीं। और ट्रस्ट का पुनर्गठन करने की सिफारिश ये एसआईटी की तरफ से भी की गई है, एक सुझाव दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये सुझाव दिया गया है। अब बस देखना ये होगा कि इस ट्रस्ट को अब कौन लोग चलाएंगे, क्या महंत चलाएंगे, क्या वीएचपी संघ से जुड़े हुए अब नए चेहरे चलाएंगे, क्या इसमें ब्यूरोक्रेट शामिल होंगे, ब्यूरोक्रेट चलाएंगे। रहेगा तो यह हमेशा से ट्रस्ट ही, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से हमारे देश में बड़े बड़े मंदिर मठ हैं, जैसे तिरुपति की ही अगर हम बात करें, जैसे उस ट्रस्ट को चलाया जाता है, हो सकता है वही पैटर्न यहाँ राम मंदिर में भी फॉलो किया जाए। लेकिन ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। आज जो हमारा विषय था, ये जो 11 किरदार थे जिनके ऊपर गाज गिरी है, 2 का इस्तीफा हुआ, क्या तीसरे का भी इस्तीफा होगा या नहीं,
8 लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे अभी और क्या सच निकल कर सामने आता है, हमारी नज़र तो बस इसी पर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू।